क्या करें, ये रील चला रहे थे। खाली समय का सदुपयोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रील देख रहे हैं, कैसे समझ में आएगा? अरे रिफ्रेश होने के लिए कर रहे हैं, ये थोड़ा पढ़ रहे हैं, थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा, पच जाता है। अगला टॉपिक हम लोगों का है तो मुझे लगता है कि आवाज पहुंच रही होगी। चलिए हम लोग चर्चा करें, अगला टॉपिक है खनिज वन्य संपदा। जान लीजिएगा, खनिज वन्य संपदा तथा वन्य जीव। अब एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि खनिज क्या है। आपने भूगोल में पढ़ा था खनिज, खनिज क्या? मिनरल। कोई बताएगा खनिज क्या? खनिज जो सेलों के अंदर से खोद के निकाले जाते हैं जीवाश्मों से। ये चीज आप उसका निर्माण जीवाश्म से गए थे। बोलिए नहीं, सुनिए, या तो बताइए आप लोग, हम ही सुन लें, ये बता, या तो हम बताएं आप लोग सुनिए। आप बताओ भाई दो ही तीन लिखी की तो आप भी होगी, आप लोग कुछ बता देंगे, हम भी सीख लेंगे। चलिए खनिज जो होता है तत्वों के मिश्रण से, ध्यान से सुनिए, किताब को ज्यादा ही नहीं, तत्वों के मिश्रण से खनिज का निर्माण, तत्वों के मिश्रण से खनिज का। अब यही दो चीजों को क्लियर कर दे रहा हूं। खनिजों के मिश्रण से चट्टानों का निर्माण, खनिजों के मिश्रण से चट्टानों का निर्माण, और चट्टानों के अपरदन से मृदा का। बात क्लियर हो रही है? ये सारी चीजें आपको ज्योग्राफी में बताएगी। तो देखिए, इन परिभाषाओं को खुद बनाए, खुद है ना, तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो अब ये बात क्लियर हो गई, खनिज क्या है, चट्टान क्या है, और मृदा क्या है। तीनों तत्व आपके क्लियर हो गए, और कम शब्दों में, बहुत कम याद भी करना है, केवल इतना याद रखिए, तत्वों के मिश्रण मतलब खनिज, और खनिज का मिश्रण चट्टान, और चट्टान का अपरदन मृदा। कहाँ कितना याद करें, ज्यादा तो याद नहीं करना है, बहुत कम शब्दों में और बहुत सारी चीजों को समझ कर ले, तो चीजों को कंप्रेस करना सीखिए, पढ़ाई एनुमरेट लिखिए, कम से कम शब्दों को बताइए, लिखिए, बोलिए, समझने वाला क्यों हो, उसको जो चाहिए मिल गया, उसको जो चाहिए उसको मिल गया। कि वो एकदम क्या है कि पॉइंट पे ही जो है जहाँ जाना चाह रहा था उसको भी पॉइंट लड़के ने क्या करते होता है। जब आप मेंस का टॉपिक जब लोग कराएंगे तब तो आप देखिएगा पूरे चार्ट पे ही पूरे मेंस पूरे फुल लेंथ क्वेश्चन का आंसर होगा। उसी चार्ट को ही अगर वो विज्ञान में देखेगा, उसी चार्ट को आपके आंसर को पकड़ेगा, वही चार्ट आपके आंसर को क्या करता है। तो इस फॉर्मेशन को सीखिए, सिखाएंगे हम, बस आप लोग सीखने का प्रयास करते हैं, नहीं तो ऐसे क्या होगा, आते जाते रहेंगे, है ना। तो आने जाने की प्रक्रिया को मत रखिए। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, खनि कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में
1998 में घोषित 1998 में घोषित प्रथम खनिज नीति खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा? उद्योग का दर्जा। अब राज्य में कुछ महत्वपूर्ण खनिज हैं जो मिलते हैं, है ना? खनिज के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश क्या है? बीच प्रदेश है या बीच प्रदेश नहीं है? सामान्य सी बातें हैं। ये क्या है? निम्न मध्यम जो है स्तरीय क्या है? राज्य है ना? तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो खनिज है उसको आप जो है नोट कर लीजिए, जिससे क्वेश्चन पूछता है। बाकी आप खनिज देखिए क्या क्या खनिज पाए जाते हैं, डालोचूटिन जो है, डोलामाइट, मैग्नेटाइट, ये सारी चीजें आप देखिए, है ना? चूना पत्थर भी, है ना? ये सारी चीज, संगमरमर, ये सारे खनिज क्या होते हैं? आपके मिर्जापुर, सोनभद्र, कांच, सैंड सिल्का, ये सारी चीजें क्या मिलते हैं। कुछ अब महत्वपूर्ण खनिज के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं, और ये छोटे मोटे उस पे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं करते। तो जिस पे पुटअप करते हैं उसी पे फोकस करना है, है ना? चलिए देखिए, चूना पत्थर मिर्जापुर, सोनभद्र में कजराहट क्षेत्र है। पूछता है करीब कजराहट कहाँ है? तो सोनभद्र, कजराहट या कजराहट भी मिल सकता है ना? कोई शब्द ले, दोनों आप चाहे कर ले, मात्रा लिखने जैसी भी इच्छा हो। देखिए आप कांच बालू, कांच, हाँ कांच बालू, ब्रैकेट में सिल्का सैंड पाया जाता है प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, चंदौली, झांसी। हीरा, बस हीरा लिख के बेटा निकल गई, बायोडाटा देखिए या कई बार क्या करने होता है। हीरा, बांदा, मिर्जापुर, बांदा व मिर्जापुर, बांदा व मिर्जापुर। सोना, सोनभद्र तथा सोन नदी, सोन, शारदा, रामगंगा की रेत में, सोन, शारदा, रामगंगा के रेत में पूछा जाता है नदियों के, किस नदियों के रेत में जो है सोना पाया जाता है। तांबा, ललितपुर, ब्रैकेट में सोनराई क्षेत्र, क्योंकि सोनराई भी पूछता है, कई बार पूछा गया है। सोनराई क्षेत्र ब्रैकेट बंद कहां पे है? ललितपुर।
सोनराई क्षेत्र कहाँ है? ये पूछ सका सोनराई किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। इस टाइप भी क्वेश्चन बन सकता है ना? या तांबा कहाँ पाया जाता है? तो आपको क्या है, सोनराई क्षेत्र या ललितपुर ये चीज पूछ सकता है। तो ये दोनों चीजें आपको क्या करना है, याद रखना। प्लेटिनम, ललित, यूरेनियम, ललित, अब संगमरमर, मिर्जापुर, सोनभद्र। संगमरमर, मिर्जापुर, सोनभद्र। लौह अयस्क, लौह अयस्क, ललित। वन, वन। बाकी खनिज से संबंधित चार्ट आप लोग देखिएगा, मेन मैंने कराया। अब ये बताइए प्रथम वन नीति कब घोषित की गई? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। बोलिए, जो आता हो बिल्कुल बोलिए, गलत होगा आप बताएंगे, सही बताएंगे, कोई डरने वाली बात तो है नहीं। 1980 में क्या घोषित हुआ? वन संरक्षण नीति, वन संरक्षण नीति 1980 में घोषित की गई और ये वन नीति नहीं। लिखिए, चलिए। प्रथम वन नीति, उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति लिखिए, अभी ध्यान जाएंगे। उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति घोषित की गई 1952 में, 1952 में। इंडिया की भी यही है। उत्तर प्रदेश में वन विभाग की स्थापना, वन विभाग की स्थापना 25 नवंबर 1974, 25 नवंबर। अब कितने प्रकार के वन यूपी में पाए जाते हैं? मौसम के अनुसार, वो आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो इसके अनुसार आप ये बता सकते हो, थोड़ा बस हल्का सा समझ सकते, आपको समझिए। दो प्रकार के, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती, दोनों प्रकार के। पश्चिमी हिस्सों में शुष्क पाया जाएगा और पूर्वी हिस्से में आर्द्र। 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, 3 प्रकार। उष्णकटिबंधीय, उसका मतलब कि ताप जहां क्या होगा, अधिक होगा। उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां, मतलब कांटे वाली झाड़ी जो होती है, बहुतायत में गांवों और सड़क के किनारे क्या होता है, देखने को मिलता है। दूसरा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती होंगे। और तीसरा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। पर्ण का मतलब पत्ता क्या करेगा, गिरा। तीसरा क्या, आर्द्र उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। ये तीनों आपको याद रखना है, क्योंकि जब आपको नहीं दो बताओगे, 3 बताओगे, 4 बताओगे, कैसे काम चलेगा? दक्षिणी हिस्से में ऐसे कटीली पाई जाती है। तो जो अगर ये जानकारी होगी तो मान
मान लीजिए कहीं इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो हम क्या करेंगे, आंसर दे देंगे। जब मुझे ये ज्ञात नहीं होगा कितने प्रकार के बन पाए जाते हैं तो कैसे आंसर दे पाएंगे? तो तुक्का मारने वाली बात तो नहीं होगी, सही हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो राम भरोसे। हाँ। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य की द्वितीय वन नीति मतलब दूसरी वन नीति घोषित की गई 1998। अब जब ये घोषित की गई है तो इसके लिए कोई आधार भी बनाया गया हो कि कितना प्रतिशत वन होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, 33%। मैदानी क्षेत्र में कितना होना चाहिए, पहाड़ी क्षेत्र में कितना होना चाहिए, तो सबके लिए मानक अलग होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कितना होना चाहिए, है ना? और वैसे टोटल कितना होना चाहिए, टोटल 33.3%, 33.33%, 1/3 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मैदानी क्षेत्र में कम है, पहाड़ी क्षेत्र या जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या है, ज्यादा है। तो इस आधारों पे क्या किया गया, इनका विभाजन किया गया, बनाया गया। बात समझ आ रही है? वो टोटल कितना है, बस इतना आप याद रखिए, बहुत ज्यादा मेले में उलझने की जरूरत नहीं। पर पाया कितना जाता है, पाया कितना जाता है? 33.3। नहीं, ये तो वन नीति का वो है कि मतलब कितनी होनी चाहिए, पर पाया कितना? देखिए हर क्षेत्रों की अलग अलग विषमता, किसी क्षेत्र में अधिक है, जैसे आप देखोगे मिजोरम में ज्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में 80 से ऊपर है, 88 तक 84 तक है। आप देखोगे महाराष्ट्र में कम है उससे, गुजरात में। तो हर क्षेत्रों में अलग अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि हर जगह, आप अपने यूपी में देखोगे कुछ जिलों में ज्यादा है, सोनभद्र मिर्जापुर, तो कुछ क्षेत्रों में क्या है कम। तो हर जगह आप बराबर कैसे कर सकते, नहीं कर सकते ना। जैसे आज आप मान लीजिए कि आपकी शरीर है, आपको आज मान लीजिए आप 70 किलो के, लेकिन कौन सी गारंटी है कि 6 महीने बाद 70 किलो के, ज्यादा भी हो सकते हो, कम भी हो सकते हो। तब जब आप खुद नहीं सस्टेन कर पा रहे हो तो कैसे पर्यावरण क्षेत्रों की जलवायु को एक ही सांचे में ढाल लोगे? विषमता तो हर जगह होगी ना, विभिन्नता तो हर जगह होगी ना। बात समझ आ रही है? डाइवर्सिटी तो हर जगह होगी। अभी भी कोई दिक्कत है किसी को? चलिए आगे। अब इसके तहत आप समझिए कितना भौगोलिक क्षेत्र का होना चाहिए, 33.33। अब उत्तर प्रदेश के कब से वन नीति लागू की गई है? जैसे गणना होती है ना, ये जनसंख्या की गणना होती है, कृषि की गणना होती है ना, तो पशु गणना होती है कि नहीं होती? सब होता है ना, कितनी कितनी ईयर में कौन सा होता है, ये सारी चीज तो आप लोग जानते ही होंगे। पशु गणना कितने दिन पे होती है ना? कृषि गणना कितने दिन पे होती है? आर्थिक गणना कितने दिन पे होती है ना? तो कहने का मतलब है कि उन आधारों, जैसे आपका लेखा वर्ष होता है, लेखा मतलब आधार, जो आपके क्या होते हैं, आधार वर्ष होते हैं। तो उस आधार वर्ष को आप 1 अप्रैल से लेते हो और 31 मार्च। तो ऐसे क्या है, आरबीआई का क्या होता है, वित्तीय आरबीआई का वर्ष क्या होता है, अलग होता है। बस वही सरकार का अलग होता है। फसलों का फसली संपद जैसे जो है उसका क्या होता है, अलग होता है। तो कहने का तात्पर्य सबके क्या होते हैं, अलग अलग मानक, अलग अलग अनुसार होता है। पशु गणना अलग उसका मानक है ना। तो हम यहाँ सब जाएंगे, हिंट दे दे रहे, मतलब देख लीजिएगा। मेरे यहाँ कहने का मतलब कि ये सारी ग्रंथ पूछे जाते हैं, तो आप देखिए मेरे हिंट देने का मतलब इतना है। टाइम होता तो मैं बता भी देता, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। किस सन से शुरू हुआ, कब से हुआ, कितने दिन पे होता मैं बता देता, लेकिन ये बाद में या बाहर कभी अगर नहीं मिलता, ठीक है। चलिए आगे 17वीं हालिया जो वन की गणना हुई है, 17वीं वन गणना की रिपोर्ट या 17वीं वन रिपोर्ट
जारी की गई 13 जनवरी 2022 को। 13 जनवरी 2022 को। अब इसमें आप देख लीजिए कितना कितना प्रतिशत किसमें है ना। लेकिन राज्य में वनाच्छादन, राज्य में वनाच्छादन 6.15 ये प्रतिशत में होगा 6.15 प्रतिशत। राज्य में वृक्षादन, अगला राज्य में वृक्षादन 3.08 राज्य में वन एवं वृक्षादन, वन एवं वृक्षादन 9.23% राज्य में झाड़ियां, झाड़ियां राज्य में झाड़ियां 0.23%। सोलहवीं से 17वीं वन रिपोर्ट के बीच वृक्षावरण में वृद्धि देखे 79 वर्ग किलोमीटर, 79 वर्ग किलोमीटर, मतलब 16 में जितनी 16वीं में थी उससे क्या हो गया 79 वर्ग किलोमीटर क्या हो गई, इंक्रीज हो गया, मतलब वृद्धि हो गई। अंतर पूछता है कितने की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत में, ये जो प्रतिशत मैंने लिखा है पूछता है कि कितने प्रतिशत किसमें। हाँ 79। अब वन क्या होता है, वन भी कई प्रकार के होते हैं, सघन वन, अति सघन वन, मध्यम वन होते हैं ना। तो इस प्रकार के वन क्या होंगे आपके प्रदेश में भी होंगे, ठीक है। अब आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कितना जो है किस क्षेत्र में वन होता है, मतलब सबसे अधिक किस क्षेत्र से संबंधित, ये एक बार, दो बार, चार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके थोड़ा देख लीजिए, देखिए आगे राज्य के कुल क्षेत्रफल का, राज्य के कुल क्षेत्रफल का या कुल क्षेत्रफल में रिकॉर्डेड या अभिलिखित, चाहे जो शब्द पूछे, दोनों शब्द लिख लीजिए। वन क्षेत्र मतलब कि जो रिकॉर्ड में दर्ज है इतना ही है, 7.22%, 7.22%। अब वन किस प्रकार के होंगे, आरक्षित भी होंगे, संरक्षित वन भी होंगे, खुला वन भी होगा, है ना। पर्यावरण में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, हुआ है नहीं पर्यावरण क्लास, अभी नहीं तो जागृति भी टॉपिक है, पर्यावरण में थोड़ा डिटेल में होगा। तो वहाँ आपको ये बताया जाएगा कि आरक्षित वन क्या है, संरक्षित वन क्या है और खुला वन क्या है। लिखिए सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र वाला जिला, अति सघन वाला जिला लखीमपुर खीरी, हाँ
हाँ, लखीमपुर की क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है ना। सर्वाधिक खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र। सोनभद्र खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र। अब जैसे अगर ये पूछेगा कि मान लीजिए सबसे अधिक वन कहाँ है, सोनभद्र में है, अति सघन पूछेगा लखीमपुर में है ना। तो इसी प्रकार सोनभद्र, सोनभद्र के बाद लखीमपुर, ऐसे 2 4 3 जो है क्रमवार जिले आपको क्या करिए चार्ट में है देख लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़िए। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला भदोही। भदोही वन प्रतिशत वाले, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले वन प्रतिशत में, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एक होता है क्षेत्रफल पे क्वेश्चन पूछेगा, एक प्रतिशत में पूछेगा। ये आपके जो है देश के लेवल पे भी पूछता है, किसी प्रदेश लेवल पर पूछता है, देश लेवल वाला पूछता है कैसा है ना। लेकिन बाई चांस हो सकता है, इतना जाने रही सबसे अधिक और सबसे कम कहाँ कहाँ है, इतना जानकारी होनी जरूरी है कि हम पहले से ऑलरेडी तैयार हैं। अगर पूछेंगे तो ठीक है, हम उत्तर दे देंगे, नहीं पूछेंगे कोई बात नहीं। सोनभद्र, चंदौली, कहाँ लगा लिखिए, या आरोही अवरोही क्रम में जैसा भी आप डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, जैसा चंदौली, चित्रकूट, पीलीभीत, ऐसे 4 जिले सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले प्रतिशत वाले, सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले। अब जैसे हमने लिखा है कि सबसे कम वन क्षेत्रफल कहाँ है, भदोही में है, तो प्रतिशत में भी क्या होगा, वही होगा। भदोही, मैनपुरी, देवरिया व बदायूं। हाँ बताइए, फिर से बता दीजिए सर। भदोही, मैनपुरी, देवरिया, बदायूं। सामान्यतः राज्य में पाए जाते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन ही पूछ ले जो लिखा रहा, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय वन। अब वनोत्पाद, उष्णकटिबंधीय क्या? वन के उत्पाद, उष्णकटिबंधीय वन। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है गर्म, आप देख रहे होंगे कि टेम्परेचर क्या होता है गर्मियों में बहुत ज़्यादा चला जाता है। और मूलतः आप देखते होंगे कि जबकि ग्रीष्म, वर्षा, शीत तीनों ऋतु होती हैं, लेकिन गर्म का प्रभाव क्या रहता है। देखिए अभी समय दीपावली का मौसम आ गया है, नवंबर आ गया, लेकिन गर्मी देख रहे हैं, जबकि इस समय क्या होना चाहिए, हल्का ठंड होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये किसका प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है। एल नीनो ला नीना का नाम सुना होगा, है ना। तो उसका जलवायु में क्या प्रभाव पड़ता है, बारिश में क्या प्रभाव पड़ता है, मानसून में क्या प्रभाव पड़ता है,
यहाँ का परिवर्तित कर देता है ना सारी चीजों को, कर देता है, नहीं कर देता। तो इन सारी चीजों पर जो है, और ये कैसे हो रहा है, हमारी आपकी रहन सहन की स्थितियां क्या हो रही है, भौतिकता की तरफ क्या हो रहे हैं, अधिक अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ एक गाड़ी चल रही है, 50 चल रही है, घर में एक एसी लगा, 20 एसी लग रही है, क्या होगा, पेड़ क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, कंक्रीट में बदल रहे, बिल्डिंगें बन रही हैं, सारी जगह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहाड़ों की संरचना को क्या किया जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या होगा, आपदा क्या होगी, भूकंप होगा, भूस्खलन होगा, आपदाएं क्या होंगी, बढ़ेंगी। अगर प्रकृति के जो है उस संरचना में छेड़खानी करोगे तो क्या होगा, प्रकृति अपना क्या करेगी, डंडा उठाएगी, कहेगी ऐसे नहीं समझोगे। तो प्रकृति के सामने जो है इंसान की बर्बादी और लाचारी को देखने के लिए क्या होता है, कोई चीजें उसके सामने काम नहीं आती, केवल बर्बादी का मंजर ही दिखता है, क्योंकि वहां किसी चीज का क्या होगी, आप बताते हो कि मौसम की सूचना हम देंगे 4 दिन पहले, कहाँ से दोगे भैया, कैसे दोगे, सेंसर काम ही नहीं कर रहे हैं, काम ही नहीं कर रही है, सूचनाएं कैसे प्रोवाइड करोगे। देखिए मौसम विभाग जितनी सारी सूचनाएं प्रोवाइड करता है, क्या सही होती है, बहुत कम होती है। वो भी क्या है, एक आकलन, मैथ की तरह गणना करते हैं, दबाव को देखते हैं, प्रेशर को देखते हैं। अब मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस केवल एक हल्का रिफ्रेंस दे देगा। तो इसी आधार पे क्या होगा, सटीक आकलन नहीं हो सकता, बात समझ आ रही है, एक्यूरेसी नहीं आ सकती, बात क्लियर हो रही है। चलिए आगे 60 में मैंने एक डिफरेंस दे दिया, वनोत्पाद मतलब वन के उत्पाद। अब एक बात यहाँ चर्चा में आती है, जैसे जंगल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट होता है ना, तो फॉरेस्ट FOREST इतने शब्दों से बना है, इतने, तो इसकी मतलब क्या, कोई मतलब होगा, कोई निहितार्थ होगा। फॉरेस्ट अगर बना तो कोई मतलब होगा, और उस नाम में बहुत सारी चीजें क्या है, समाहित है, तो क्या है बताएंगे आपको, सोच के आइएगा, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, अगर नहीं होगा तो मैं डिस्कस करूंगा, बस हो जा रही है। अब आप सोचिएगा यह से क्या चीज होगा, ओ से क्या होगा, आर से क्या होगा, क्या हो सकता है, हर शब्दों का कोई मतलब है, हर वर्ड का कोई मतलब है, हर अल्फाबेट का कोई मतलब है, जो आपके जो बने हुए हैं उसके मतलब है, और उन शब्दों का इंपॉर्टेंस इसीलिए उसका नाम है, नहीं नहीं रखा। चलिए बहुत हल्के में, बहुत बस क्वेश्चन मत तरीका ब्रीफ में बहुत हल्के में बता दें, बाकी डिटेल है। यह से मतलब भोजन खाना, ओ से प्राणवायु, जलवायु, प्राणवायु क्या है, ऑक्सीजन, आर से रेन, वर्षा। देखिए शब्दों का निहितार्थ कैसे हो रहा है, शब्द ऐसे नहीं बने, जो बनाया बहुत सोच समझ बनाया है। इन्वायरमेंट क्या, पर्यावरण, पारिस्थितिकी बनाया गया है। यस, सोयल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण, क्या बनाया गया है, मृदा को संरक्षित करना। क्या है, टिम्बर, क्या दे रहा है, लकड़ी। तो फॉरेस्ट जो जंगल है कितनी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, कितना बृहद शब्द है, कितना बृहद शब्द है। तो किसी भी चीज को क्या है, अगर डिफाइन किया गया, बनाया गया तो फॉर्मेशन है, तो उसका कोई मतलब होगा, कोई निहितार्थ होगा। और मुझे लगता है कहीं बताया नहीं बताया, तो मैं बता दी, अब जान लीजिएगा। और कुछ जो छोटे भाई बहन होंगे पूछेंगे तो आप उनको भी बता दीजिएगा, है ना। चलिए आगे, वन उत्पाद, वनों से प्राप्त होने वाले बहुत साधारण सी बात है। क्या होगा, वहां से आपको जड़ी बूटियां मिलेगी, लकड़ी मिलेगा, जानवरों के लिए चारागाह मिलेगा, खनिज मिलेगी, बहुत सारी चीजें मिलेगी। वन से बहुत संबंधित उद्योग है।
कत्था बनाया जाता है। कत्था, अरे कत्था पानी को खैर वृक्ष से, खैर की वृक्ष, खैर वृक्ष, खैर का वृक्ष होता है, पेड़ होता है ना, खैर वृक्ष से। बीड़िया, बीड़िया, बीड़ी जो पीते होते नहीं लोग, देखते होंगे कि उसके बिना बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि देखिए जो सीढ़ी होते हैं, जो दारू या बीड़ी या सिगरेट, क्या होता है, बेचैनी उनकी चरम पे होती है ना। अगर नहीं मिलेगा तो जी नहीं पाएंगे, भोजन भले ना मिले, लेकिन उसकी क्या होनी चाहिए, बीड़िया तेंदुपत्ते, ऐसे लिखे डैश लगाते हैं, लिखा बीड़िया तेंदुपत्ते, माचिस की तीली और डिब्बी, बनाई जाती है सेमल अर्जुन, डैश देखिए सेमल अर्जुन व गुरेल वृक्ष से, गुरेल वृक्ष से। पत्तल व दोने, पत्तल व दोने, सेमल अर्जुन और क्या बताया सर? अर्जुन गुरेल, पत्तल, सेमल अर्जुन गुरेल। अगला पत्तल व दोने, देखते हो क्या आती है पत्तल ना, किससे बनाए जाएंगे? साकूप्लास के पत्ते, बड़ा लिख लीजिए, साकूप्लास, महुए, महुआ तो सभी लोग देखे होंगे ना, जो देसी जो ठेकी पे लोग जाते हैं कच्ची बनती है, महुआ खूब चलती है, देखते होंगे देसी ठेकों पे क्या है, शाम को देखोगे इस टाइम से लोग क्या होंगे, भीड़ इकट्ठा होने हो जाएंगे रात को 10 बजे तक, और बढ़िया झूमते हुए घर पहुंचेंगे, मन का गाना गाते हैं। कुर्सी मेज व छड़िया, वेद पौधे, वेद है ना, वेद के पौधे, कुर्सी मेज, छड़ी, चूड़िया व खिलौने, चूड़िया व खिलौने, लाख, तारपीन तेल व विरोजा, तारपीन तेल व विरोजा, लाख, लाख से, और सर अगला, लाख, अगला तारपीन तेल व विरोजा, चीड़ वृक्ष, चीड़ वृक्ष जानते हो ना, तारपीन का तेल कहाँ होता है, चीड़ के वृक्ष से ही प्राप्त होता है, साइंस में भी पढ़ा होगा चीड़, पढ़ा है ना। चीड़ वृक्ष तो सर ठंडे इलाकों में पाया जाता है। चलिए लिखिए, वन महोत्सव, प्रदेश में वन महोत्सव प्रारंभ हुआ या शुरू हुआ जुलाई 1952 से, जुलाई 1952 से। देखिए उसी समय वन नीति भी बन रही है और उसी समय क्या हो रहा है, वन महोत्सव भी हो रहा है। तो फेस्टिवल क्यों आयोजित किए जाते हैं? जागरूकता और बढ़ावा, हाँ जागरूकता बढ़ावा। जैसे दीपावली समय आ रहा है, रिसेंट में आपके तुरंत ही दीपावली धनतेरस है, दीपावली से पहले धनतेरस है, और ये सारी चीजें क्यों की जा रही है कि जिससे हमारी परंपरा संस्कृति को क्या हो, बढ़ावा, संरक्षण भी, और लोग इसको क्या करें, आगे बढ़ाएं, प्रोत्साहन मिले, तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका क्या होगा, बस में रही है। आगे प्रतिवर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह
1 से 7 बताइए। अब आप लोग जानते हैं सामाजिक मानकी कब शुरू की गई थी? 1976 से। किस भूमि पे? किसी सामाजिक मानकी सार्वजनिक भूमि पे। इसीलिए तो सामाजिक मानकी मतलब क्या हो रहा है? वन को बढ़ावा देने के लिए समाज के सभी लोगों को क्या किया जा रहा है कि सभी लोग क्या करें? वृक्षारोपण करें, पेड़ लगाएं। किसी के लिए सरकार क्या करेगी? आपको मुफ्त में पेड़ देगी, बीज देगी पेड़ के, कि आप पेड़ डालिए, पौधे तैयार करिए, लगाइए। खाली जमीनों के पेड़ लगाइए, अपने खेतों में लगाइए। उसके लिए आपको क्या देगा? प्रोत्साहन देगी, सहायता देगी, सहायक राशि मिलेगी, है ना। इसीलिए सामाजिक मानकी को प्रारंभ किया गया 1976 में। प्रदेश में सामाजिक मानकी का प्रारंभ, ये तो देश के परिप्रेक्ष्य में, प्रदेश में सामाजिक मानकी का प्रारंभ 1979-80 में, 1979-80 में। अब जैसे कहा गया ग्रीन क्लीन यूपी, तो इससे क्या मतलब है? जैसे आप देखते हो हरित पट्टी, हरित पट्टी का नाम आता है ना, रोड के किनारे या जैसे जो कॉलोनियां नहीं डेवलप की जा रही है, जो मानक जो मैट होता है कंपनियों के जो अप्रूव होते हैं, उनमें क्या कहा गया? ग्रीन पट्टी, ग्रीनरी बेल्ट। तो ग्रीनरी बेल्ट मतलब कि पार्क और पौधों का क्या हो? लगाया गया, जिससे क्या हो कि क्या हो? पर्यावरण संतुलन बना रहे। तो इसी प्रकार हरित पट्टी, हरित पट्टी का मतलब कि पेड़ों की कतार लगाई जाए। जैसे रोड पे आप देखते होंगे कि दोनों साइड में क्या होता है? पौधे लगाए जाते हैं। बीच में भी आप देखते होंगे क्या हो रहा है? पौधों को लगाया जाता है। ये क्यों लगाया जाता है? इससे क्या होगा? एक तो जो प्रदूषण हो रहा है उसको कम करेंगे, दूसरी चीज जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उसको भी पेड़ पौधे क्या करेंगे? कम करेंगे। और तीसरी चीज क्या? पर्यावरण संतुलन को भी बनाए रखने में क्या करेंगे? मदद करेंगे। देखिए किसी भी चीज को करने का उद्देश्य होता है ना, ऐसे नहीं कोई चीज लगाया गया तो उसका उद्देश्य, हर चीज का एक उद्देश्य होता है। इसीलिए क्या है, अगर आप वो नहीं करोगे तो आपकी जो आप सोसाइटी डेवलप कर रहे हो या जैसे कंपनी है, आप उस मानक पे जब तक वो मानक नहीं पूरा करोगे तब तक क्या होगा? उसे एलडीए से या जिला पंचायत से या उससे जो क्या होगा? अप्रूव नहीं होगा। तो अप्रूव नहीं होगा तो क्या हो जाएगी? गैर कानूनी आवासीय बस्ती के रूप में क्या कर दिया जाएगा? परिभाषित कर दिया जाएगा। तो कभी भी क्या होगा? सरकार का डंडा चलेगा, नगर निगम वाले आएंगे, क्या कर देंगे? तोड़ते हुए चले। तो ये सारी चीजें क्या? क्योंकि आप कानूनी प्रक्रिया के प्रावधानों का क्या किया है? पालन नहीं किया है। तो उन चीजों को क्या करना होगा? आपको करना होगा। बस मेरी हरी पट्टी, गिनती बेटी, सारी चीजों का यही उद्देश्य। चलिए आगे बढ़िए। वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम कब बनाया गया? वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम 1900। अब स्टॉकहोम की चर्चा आती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहले कब किया गया? स्टॉकहोम कहाँ पे है? स्टॉकहोम यूरोपीय कंट्री में है। कहाँ पे है? स्वीडन की। अब यहाँ दो चीजें चर्चा आती है। नोबेल पुरस्कार की जब चर्चा होती है, नोबेल अवार्ड जब दिया जाते हैं, तो वहाँ स्टॉकहोम की चर्चा आती है। अब वो वहाँ नहीं जाएंगे और इंडिकेशन उन्होंने दिया। अब इसको आप थोड़ा गौर करके देख लीजिए क्या मतलब है। कोई मतलब होगा तो मैंने कहा है ना। नोबेल इन्वायरमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है? नहीं, कितने क्षेत्र में दिया जाता है? एक फिजिक्स में, एक जो होता है फिजियोलॉजी में दिया जाता है, और एक शांति में, और एक लिटरेचर में प्राइज
क्या किए जाते हैं? छह क्षेत्र में कोई संस्था आपको पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार दिए जाते हैं। पर्यावरण का पुरस्कार तो ये पर्यावरण के पुरस्कार के कई नामों से पुरस्कार दिए जाते हैं। वो सारी चीजें जो है चर्चा होगी, है ना, कई नाम से दिए जाते हैं। पर्यावरण क्षेत्र से भी संबंधित पुरस्कार जो है दिए जाते हैं। लेकिन देश में सर्वप्रथम वन्य जीव, देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में की गई। वन्य जीव संरक्षण, हाँ, परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में की गई उत्तर प्रदेश में। अब ये बताइए भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? 1956 कौन होता है भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष? कौन होगा? पोल्टी याद आ जाना चाहिए। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री। अब आपको एक ये ध्यान रखना, 42वें संविधान संशोधन में कुछ संशोधन किया गया था पर्यावरण से संबंधित। जैसे आपने पढ़ा था संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची पढ़ा है ना, तो उस समय कुछ चीजें ऐसी की गई कि सब उसको जो है 42वें संविधान संशोधन में भी किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन का अगर आपको पता होगा तो आपको याद नहीं होगा। पॉलिटिकल चेंजेस जो किए गए थे मुझे याद है, वो नहीं याद। ये तो आपको बता रही हैं कानून बनाने का अधिकार, अथॉरिटी। हम यहाँ अथॉरिटी से नहीं पूछ रहे हैं, उसमें पर्यावरण से संबंधित कुछ चीजें है ना, अथॉरिटी की बात तो कर रहे हैं। शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, जनसंख्या नियंत्रण हुआ, आर्थिक विकास हुआ, ये सारी चीजें क्या हुई समवर्ती सूची में क्या किया गया, ट्रांसफर किए गए। पहले तो नहीं था ना। तो उसी प्रकार पर्यावरण को भी क्या किया गया, समवर्ती सूची में लाया गया। मेरे पूछने की जरूरत नहीं। देखिए आपने पढ़ा पोल्टी से, लेकिन देखिए वहां भी इसका महत्व है और आपके यहाँ भी मूल कर्तव्य में भी आपके पर्यावरण का महत्व है। कहाँ पे है? आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 ए क्लास 1 क्या कहता है? पर्यावरण का संरक्षण वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण की बात करता है, गोवध निषेध की बात करता है इस आर्टिकल में 48 में करता है ना, कि नहीं कर रहा है? थोड़ा ध्यान दीजिए चीजों को, धीरे धीरे हो जाएगा, चिंता मत करिए, धीरे धीरे चीजें हो जाएंगी। जहां संबंधित आराम तो डिफाइन करेंगे। चलिए देखिए, वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, 1 से 7 अक्टूबर प्रतिवर्ष अब चिड़ियाघर होंगे क्या करने के लिए, वस्तुओं को रखने के, संरक्षित रखने के लिए। अब कुछ क्या होगा, पार्क बनेंगे, है ना, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। आपने इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट पढ़ा होगा ना, पढ़ा है ना? यस सर। तो उससे भी आप समझ जाते हो कि इंस्टीट्यूट क्या है, इंस्टीट्यूट नया समझ में आ रही है। तो चलिए लिख लीजिए आगे, भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क ब्रैकेट में नाइट सफारी। यही क्वेश्चन होता है, नाइट सफारी रात्रि बंद पार्क, जीव पार्क
नाइट सफारी ब्रैकेट में लिख दीजिए, नाइट सफारी पार्क लिखा, लिख लीजिए। नाइट सफाई है, सफारी सफारी अरे सफारी गाड़ी मतलब सफारी सूट वाला भाई मतलब रात, नाइट मतलब रात। लिखिए कुकरेल वन लखनऊ, कुकरेल वन लखनऊ। इसका नाम है। हाँ कुकरेल वन, कुकरेल लखनऊ में है ना, कुकरेल पार्क फेमस है। गए हो नहीं कभी कोई? नहीं गए, बस्ती छोड़ के नहीं। वाजिद साहली जाइएगा तो देखिएगा, वाजिद साहली जो अगर जाने का मौका मिलता है तो देखिएगा, अच्छा लगेगा। अगला लायन सफारी पार्क, लायन सफारी पार्क, लायन में शेर। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा, ये कहाँ पे सर? स्थित कहाँ पे? लायन सफारी कहाँ पे? क्या है? ये सर स्थित कहाँ पे? लायन सफारी पार्क लखनऊ में ये भी है सर। मैं लिखा इटावा। लिखो तो कम से कम, इटावा। काफी परेशान हुए, इटावा बोल रहा हूँ और फिर मुझे स्थित कहाँ है? ये तो सुन नहीं रहा। राष्ट्रीय चंबल देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य, लगता है थक गए। घड़ियाल क्रोकोडाइल, घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी क्षेत्र। अभी हालिया में जो है जलीय जीव मुख्यमंत्री महोदय ने जो है क्या किया है, जिसे देश का गांगेड़ा तो यहाँ किससे बनाया गया? अभी ये करंट का मुद्दा है, करंट का काफी 5-6 महीने 7 से हुआ होगा, मैगजीन में भी आई थी। जब अगर मैगजीन इंस्पेक्टर मैगजीन कोई पढ़ते हो तो किसको क्या चीज़ सर? क्या चीज़? देख लीजिए, जब तक चर्चा करेंगे इससे अच्छा लिखा है। चलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्ष 2023 में प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया, जलीय जीव घोषित किया गंगालाल ने। प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व टाइगर रिजर्व, बाघ होता है, टाइगर नहीं बाघ होता है। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? दुधवा लखीमपुर के। फिर से सर बोलिए। अभी प्रदेश का गए हो दुधवा? प्रदेश का है ना? 1987 में। कभी घूमने का अवसर मिलेगा तो दुधवा घुमाइएगा। सबसे बड़ा भी है अब ऐसे दूसरा है अमनगढ़, ये सब जो है आप आके देखोगे तो मिल जाएगा। अमनगढ़ कहाँ है? पीलीभीत में है, फिर राजनीति में स्थित कूट में है ना, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अब बाघों की संख्या, प्रदेश में बाघों की संख्या, प्रदेश में बाघों की संख्या, प्रदेश में बाघों की, बाघ जनगणना भी तो होती है, बाघों की गणना भी तो होती है। कितने साल की होती है? बाघ गणना कितने दिन में होती है? जनगणना 2 साल में। चलिए अभी 50 साल होती है बाघ गणना। और टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 3 डेट को। बाघ दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? 3 डेट को। 29 जुलाई।
ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? और खाद्य दिवस? 16 अक्टूबर। तंबाकू निषेध दिवस को मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस? 22 मई। जल दिवस? नहीं, मार्च। वन दिवस? 21 मार्च। पृथ्वी दिवस? 22 अप्रैल। पर्यावरण दिवस? 5 जून। बोल रहे हैं? तो इन सारी चीजों को क्या करना है? याद रखना। बात समझ आ रही है? देखिए मैंने रिवीजन क्या बता रहा हूँ, है ना? चलिए प्रदेश में बाघों की संख्या 2018 या 2022 में क्रमशः 173, 205, मतलब 18 में 173 फिर बाघों की संख्या क्या हुई? इंक्रीज कितना बताइए सर? 173 205, मतलब 22 में 205 वृद्धि हो गई। 28 भाग क्या हो गए? 27 और 5 32 भाग हो क्या हो गए? अब राज्य के वन्यजीव विहार, तो इसको आपको चार्ट किताब में है, देख लीजिएगा। केवल नाम ही नोट कराना है, तो नाम नोट कराएंगे तो टाइम बेकार होगा, केवल बोल लिखाना है। तो इसको आपको क्या करिएगा? देख लीजिएगा। किताब तो सबके पास होगी ना, कोई किसी न किसी की तो होगी, कुछ नहीं है, नहीं है तो घटना चक्री आती है, बहुत सारी प्रकाशन की आती है, तो किसी का ले लीजिए जिसका आपको मार्केट में मिल जाए। लिखिए और लिखिए दो लाइन। राज्य का प्रथम जटायु, जटायु माने गिद्ध, जटायु मतलब गिद्ध। देखिए राज्य का प्रथम जटायु ब्रैकेट में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित है भारी वैसी लिखा महाराज। अभी हमने सीखा जी बताया था पक्षी के लिए विकसित किया गया है, पक्षी विहार के लिए लिखा है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अलवारा भी मैंने लिखा विदेशी पक्षियों के लिए, है ना? तो आपका ये भी काफी कंप्लीट होता है। परिवहन तो मतलब जानी जाएंगे, जिससे हमारा आवागमन का साधन क्या होता है? सुलभ होता है। तो क्या होगा? रेल मार्ग होगा, सड़क मार्ग होगा, जल मार्ग होगा, वायु मार्ग होगा, यही सारे मार्ग होंगे, है ना? तो इन मार्गों में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे, राज्य राजमार्ग होंगे, जिला राजमार्ग होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों की जो पगडंडी वाली होती है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्ण जयंती सारी योजना, है ना? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो इस प्रकार की क्या होगी? सारी योजनाएं क्या होगी? संचालित की जाएंगी। इसके लिए कनेक्टिविटी को जिससे आवागमन क्या हो, इससे क्या होगा? केवल व्यक्ति के ही यात्रा के लिए नहीं है, इससे व्यापार के वस्तुओं का जिस क्षेत्र में जो वस्तुएं नहीं होती, वो वस्तुएं उस क्षेत्र में आसानी से क्या हो सके? पहुंचाई जा सके। सेना को द्रुत गति से तेजी से एक स्थान से कहीं जब कोई दंगा हो जाए तो सेना को भी द्रुत गति से क्या हो? एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जा सके। बात समझ रही? तो कहने का तात्पर्य है कि इन सारी चीजों को देखते हुए परिवहन क्या होगा, है ना? भाई जैसे जो चीजें आपको पता चलता है कि वाशिंगटन का सेवन करने की इच्छा हो रही है। वाशिंगटन कहाँ है? अमेरिका में। तो बताइए अमेरिका आप जा नहीं पाओगे, जितने आप जाने में खर्चा हो जाएगा उससे बहुत कम में सेब आपको
मात्रा में क्या हो जाएगा, आपके यही मार्केट की मंडी में मिल जाएगा। हो सकता है कि छोटे जिलों में ना मिले, लेकिन बड़े शहरों में, नगरों में क्या हो जाता है, आसानी से मिल जाता है। आपको बिना मौसम वाली चीजें भी क्या हो जाती हैं, आसानी से मिल जाती हैं। उसका भी आप क्या कर सकते हो, स्वाद ले सकते हो, स्वागत कर सकते हो। नहीं तो क्या है कि जो हमारे जगह क्षेत्र में हो रहा है, हम उसी का क्या करेंगे, चीजें जान पाएंगे। अब तो इंटरनेट की दुनिया है, पूरे विश्व को क्या कर दिया, एक छोटा सा गांव के रूप में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। यही तो है, क्यों कुछ है। ग्लोबलाइजेशन जब पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन एलपीजी जब आप ग्लोबलाइजेशन का डाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, ये इकोनॉमिक्स में चर्चा की जाएगी, क्या है इसका मतलब। बस समझ आ रही है। चलिए इस वक्त हम फिर थोड़ा बहुत कर लेते हैं, अभी तो टाइम है, अभी तो है 10 मिनट खत्म है, अब नहीं करने की इच्छा है। आप बताएंगे, लिखाते रहिए, रात में लिखेंगे। अरे कम नहीं भाई, रात भर ना हम पाएंगे, वो ना हम करा पाएंगे, ना और के लिए हम नहीं करेंगे, है ना। तो ये कि जो समय इजाजत देता हो उसी के अनुसार क्या करना है कार्य को, क्योंकि हर चीजों की एक कैसे मिलेगी, उसी के अनुसार चीजें की जा सकती हैं, उसके आगे नहीं की जा सकती। अब जैसे आप कह लो नहीं मुझे चलने की आ जाती है, मैं बीच रोड पे चलूंगा, या उड़ा नहीं है ना, कह दो मैं तो अपने आप पाँव से चल रहा हूँ, मेरे पैर चल रहे हैं, इसमें आपको क्या आपत्ति है। लेकिन आपके लिए क्या बनाएगा, वो आप साइड देखिए, हर चीज के लिए क्या बनाएंगे व्यवस्थाएं, उसी लिए नहीं इतनी सारी चीजों का संचालन करने क्या जरूरत भाई। जैसे शर्ट आप जो ऊपर बांध दो, मैं भी बांध लूँ, टोपी पैर में लगा लो, मुझे सर में पहन लो। कहने का तात्पर्य क्या है, हर चीजों का क्या है, एक स्थान है। हर चीज के स्थान के अनुसार उसका प्रयोग क्या होता है, बदलता है। जैसे संबंधों में भी, विचारों में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन क्या है, शाश्वत हमेशा होता है। जैसा मैंने आपसे पूछा था वो कि मतलब उत्तर प्रदेश के कितने क्षेत्रफल पे मतलब वन या मतलब वृक्ष पाए जाते हैं, वो सवाल मैंने ये पूछा था। आपने बाद में लिखाया करीब 9% पाए जाते हैं, जो कि 33% पाए जाने चाहिए, जो कि 33%। लेकिन नहीं, अभी उतना मुझे उस लक्ष्य निर्धारित किया, टारगेट कि मुझे इतना करना। जैसे आप टारगेट बना लीजिए कि मुझे 50 पेज आप टारगेट अचीव नहीं होना, तो सिर्फ वही प्रोसेस टारगेट रखा गया, लक्ष्य कि मुझे उसे अचीव करना है, तब आगे ये तो होता है। जैसे योजनाओं का संचालन करना वो भी सही है कि हमें इस योजना का क्या करना, इम्प्लीमेंटेशन करना है, प्रयोग करना है, और कब, इस समय। लेकिन क्या योजनाएं हो पाती है पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि समय का अभाव होता है, बहुत सारी समस्याएं क्षेत्र विशेष की होती है। लेकिन नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो फलीभूत नहीं होती प्रयोग होता है, लाभ मिलता है। लेकिन यह किसी क्षेत्र को अधिक और किसी क्षेत्र को कम। जैसे आपने देखा कि जब आपकी क्या हुई, हरित क्रांति है, तो कुछ क्षेत्र अधिक लाभान्वित हुए और कुछ क्षेत्र क्या हो गए, उससे अछूते रहेंगे। तो हर चीजें एक जैसी स्थिति में आप मूल्यांकन कभी भी जो है निर्णायक मत करिए। जैसे आप अपने परिवार को भी देख लीजिए, आपके माता पिता हैं, क्या आपके तीनों लोगों में विचारों की एकरूपता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकती। और अगर कोई कहता तो ये सब क्या है, नहीं। तो जब विचारों में इतना ज्यादा सारी चीजें हैं कि जिससे आप 2-3 लोग हैं, लेकिन सबका बौद्धिक लेवल, सबका स्तर एक होता है। आपकी माता पिता ने परवरिश सबको बराबर की, सबको शिक्षा दीक्षा कराई, लेकिन उसी में कोई बहुत आगे निकल जा रहा है, कोई क्या हो जा रहा है, उसी धरातल पे ही है। जबकि एक प्रवेश, एक खान पान, एक व्यवस्था, एक पहनावा, लिखा पढ़ा, सारी चीजें दी गई, लेकिन फिर भी क्या है, अंतर है।
आपके हाथ में देखिए 5 उंगलियां 5 बराबर हैं। जब मेरे हाथ की उंगलियां 5 बराबर नहीं है तो कैसे हम जनरलाइज करेंगे किसी चीज को? बहुत सामान्य चीजों से समझिए, बहुत आसान भाषा में समझिए, उलझिए, और ये जिस चीज अगर आपने समझ लिया तो चीजों को समझना बहुत आसान है। चलिए अब हम लोग आज परिवहन तो नहीं करेंगे क्योंकि टाइम जो है, कुछ पूछना हो तो होता है तो कुछ पूछ लीजिए, चर्चा पर चर्चा कर लेंगे। अगर अलग है तो इसीलिए अलग दिखाया गया है। एक जगह वृक्ष, एक जगह पेड़ होंगे, एक जगह छात्र छात्र की खाड़ियाँ होंगी, वन पे वन पेड़ है ना। वो जैसे क्या होगा, वन का वन मतलब पेड़ पौधे सबको मिला के किया है, एकदम 9 पॉइंट। तो कहने का तात्पर्य है कि जब मिला दिया जाएगा तो क्या होगा, टोटल का आ जाएगा, है ना। बहुत आसान चीज है, कोई जो है मेथड या कोई ऐसी जो टेक्निकल चीजें नहीं, वो नाम से क्या स्पष्ट है, वो नाम भी डिफाइन कर रहा है, ये चीजें बहुत आसान है। चलिए हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और उसके आगे हम लोग पर्यावरण पे कुछ टॉपिक को इम्पोर्टेंट उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, जो छोटे छोटे टॉपिक